इक्वेशन को गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड या फिर गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, आपने गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था, कक्षा 10 में भी आपने स्टडी किया है और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको इस बारे में बताया था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गाउस लॉ कुछ इस प्रकार से है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इस क्लोज्ड सरफेस के द्वारा एनक्लोज किए गए टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। राइट, ये आपने स्टडी किया था। ये था गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स, ये गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स 0 होता है। क्या होता है? किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। राइट, गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है कि ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये चार्ज पर डिपेंड करता है। राइट, ये एनक्लोज के चार्ज पर डिपेंड करता है। ये फ्लक्स तभी 0 हो सकता है जब या तो इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज 0 हो, राइट, और या फिर सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के दो चार्ज हो। राइट, यदि चार्ज 0 हो और या फिर सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के दो चार्ज यदि इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हैं, तभी इससे गुजरने वाला, इस क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए गाउस लॉ कुछ इस प्रकार से है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। राइट, तो ये तो बात की हमने इसके स्टेटमेंट की। अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है इस प्रकार से है। डायवर्जन स्टूडेंट्स, अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म कुछ इस प्रकार से है कि डायवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इक्वल टू 0। क्या कहते हैं? डायवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 के बराबर होता है। राइट, ये डायवर्जेंस है, पता ना आपको, ये डायवर्जेंस है। डायवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 के इक्वल होगा। ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी। डाइवर्जेंस। राइट, अब इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रल फॉर्म इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको आप इस तरीके से बोलते हो कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 0। राइट, यानी कि इसे हिंदी में इस तरीके से अपने बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का किसी बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रीय समाकलन हमेशा 0 होता है। राइट, अब हम समझेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या है। स्टूडेंट्स, जो गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड या जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल है, इसकी पहली एप्लीकेशन ये है कि ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है। क्या करता है? क्लोज लूप बनाता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बंद परिपथ का निर्माण करता है। देखो कैसे, इसको समझने के लिए हम इस इक्वेशन की सहायता लेंगे।
देखो स्टूडेंट्स, यदि कोई चीज फैलती है तो उसका डाइवर्जेंस जीरो नहीं होता। यदि कोई चीज फैलती है तो उसका डाइवर्जेंस जीरो नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ फैलता है, इसलिए चूंकि वो रेटेड डायरेक्शन में फैल रहा है इसलिए उसका डाइवर्जेंस जीरो नहीं होता। लेकिन यदि कोई चीज फैलने के बजाय किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमती है, राइट, फैलने के बजाय यदि किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमती है तो उसका डाइवर्जेंस जीरो हो जाता है, राइट, लेकिन करंट जीरो नहीं होता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेटेड डायरेक्शन में फैलता है, राइट, इसलिए इसका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो नहीं होगा, राइट। लेकिन आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पॉइंट के चारों तरफ लूप नहीं बनाता, क्लोज लूप नहीं बनाता, राइट, घूमता नहीं है, इसलिए उसका जो कर्ल है वो जीरो नहीं होगा। सॉरी, इसका जो कर्ल है वो जीरो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमता नहीं है, कर्ल नहीं बनाता, उसका कहीं घुमाव नहीं होता। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है चूंकि क्लोज लूप बना रहा है इसलिए इसका डाइवर्जेंस जीरो होता है, लेकिन इसका जो कर्ल है वो जीरो नहीं होता। कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होता, राइट। तो इस प्रकार से ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन इस प्रकार से मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन ये कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। दूसरा ये कहता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, राइट, और मैग्नेट में एक एन पोल होता है, दूसरा एस पोल होता है। तो ये हमारे मैग्नेट है, इसका एक एन पोल है, दूसरा एस पोल है, राइट। अगर इन दोनों में से जैसे चार्ज है, आपको पता है कि चार्ज प्लस माइनस होता है, लेकिन आपको पता है कि चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, राइट, और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। यूं नहीं है कि प्लस और माइनस चार्ज हमेशा एक साथ रहते हैं, ऐसा नहीं होता, राइट, ठीक। लेकिन यहाँ पर उल्टा है मैग्नेट के केस में, यहाँ पर जहां पर नॉर्थ पोल होगा तो वहां पर साउथ पोल अवश्य रूप से एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो देखो इसका ये इस तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब देखें, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाता है, राइट, और जो फील्ड लाइंस होती है वो एन पोल से शुरू होती है और एस पोल तक जाती है, और उसके बाद में बिना डिसकंटिन्यू हुए ये जो लाइंस हैं ये इस मैग्नेट के अंदर एस से एन तक जाती है, और इस प्रकार से क्लोज लूप का निर्माण करते हैं। अब आप ये है दूसरी फील्ड लाइन, ये है तीसरी, और एक हम और बना लेते हैं, ये है चौथी फील्ड लाइन। राइट, और यहां पर मैं एक नंबर डायपोल, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस से शुरू होती हैं और माइनस से कट जाती हैं, राइट, और प्लस से शुरू होंगी, राइट, और माइनस में जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। ये देखो इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे कि एक क्लोज सरफेस लेंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्लोज सरफेस ले लिया। क्लोज सरफेस के रूप में आप जो है चाहे क्यूब ले सकते हो, राइट, चाहे आप स्क्वायर ले सकते हो, राइट, और चाहे तो आप सिलेंडर भी ले सकते हो, राइट। तो सिलेंडर भी आपको पता है कि इस प्रकार से एक क्लोज्ड सरफेस की तरह बिहेव कर सकता है, राइट। तो इतनी बात है कि ये जो इसके सर्कुलर हिस्से हैं ये दोनों बंद हैं यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया और यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया। ये गाउस जो मैक्सवेल का जो सेकंड इक्वेशन है वो ये कहता है कि आप कोई भी सरफेस ले लो,
सभी प्रकार के सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब देखो इसमें देखते हैं इसके लिए फ्लक्स जीरो क्यों है। आप देख रहे हो कि दो फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, दो फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, राइट। यहाँ पर आप देखो तो दो ही फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, दो फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, तो इस सरफेस के लिए भी टोटल फ्लक्स जीरो होगा। अब आप देखो n के चारों तरफ आपने ये क्लोज सरफेस ले लिया। अब देखो क्या है 1 2 3 और ये आपकी 4, राइट। 1 2 3 4 ये जो चार फील्ड लाइंस हैं वो इस सरफेस के अंदर की तरफ आ रही है। देखो ये इस तरफ से आ रही है, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से और ये इस तरफ से, तो चार इसके अंदर आ रही है। आप देखो कि चार ही बाहर भी निकल रही है, 1 2 3 4, राइट। तो चार भी क्या हो रही है, बाहर भी निकल रही है। तो आप यहां पर देखोगे ये चार फील्ड लाइंस है 1 2 3 4, ये चार और 1 2 और 3 4, चार अंदर जा रही है, चार ही बाहर निकल रही है। तो इस सरफेस के लिए भी टोटल फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन आप यहां पर देखें इसके लिए यदि यहां पर मैं क्लोज सरफेस ले लूं, एक स्फीयर ले लूं, तो आप देखो कि इस स्फीयर के अंदर एक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, तो एक ही बाहर की तरफ जा रही है, राइट। अब आप देखोगे कि चूंकि इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, राइट। और दूसरी बात आपने देखी एक फील्ड लाइन अंदर आ रही है, एक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, राइट। ठीक इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर एक क्लोज सरफेस ले लो, तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक फील्ड लाइन अंदर आ रही है, एक फील्ड लाइन भी बाहर जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी टोटल फ्लक्स जीरो होगा इस क्लोज सरफेस के लिए। लेकिन यदि आप यहाँ पर एक क्लोज सरफेस ले लो, तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है वो जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं आ रही है, सारी सारी बाहर निकल रही है, ये बाहर निकल रही है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो सारी सारी बाहर निकल रही है, कोई भी अंदर नहीं आ रही, इसलिए इसका फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए यदि आप कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, सभी सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस डायपोल, यदि आप इस डायपोल की निर्माण करते हो, इस डायपोल के लिए जो टोटल फ्लक्स होगा वो यहाँ पर जीरो हो सकता है, यहाँ पर जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होगा। इससे आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल डायपोल के लिए एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिसके चारों तरफ यदि आप कोई सरफेस अज्यूम कर लो तो उस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो नहीं होता। जबकि मैग्नेटिक डायपोल के लिए आप सरफेस कहीं पे भी ले लें हमेशा जीरो ही प्राप्त होता है। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जिस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक इसी प्रकार से मैग्नेट के लिए भी एन पोल और साउथ पोल को चार्ज माने गए और इन चार्ज को नाम दिया गया मैग्नेटिक चार्ज, राइट। तो इनका उस समय ये कल्पना की गई थी कि जिस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक इसी प्रकार से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों इंडिपेंडेंटली अपने फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। यदि ये फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो इन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो डायपोल के जैसा ही होता, राइट। और इनके लिए भी एक पॉइंट ऐसा मिलता जहां पर टोटल फ्लक्स जीरो नहीं होता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं पाया जाता। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव नहीं कर सकते, राइट। यानी कि मैग्नेटिक चार्ज की जो परिकल्पना है, राइट, जो हाइपोथेसिस है वो गलत है। अगर ऐसा होता तो इन दोनों का बिहेवियर सेम होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक चार्ज जो हाइपोथेसिस है वो गलत है।